बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ थायराइडाइटिस। और थायराइडाइटिस जैसे कि नाम से पता है, दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और बेसिकली एक हेट्रोजेनस कंडीशन है जिसकी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। ठीक है, हेट्रोजेनस मेडिकल कंडीशन एक ऐसी मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं जिसकी कॉजेज या एटियोलॉजीज बहुत सारी होती हैं। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ज़्यादातर कंडीशन जो हैं वो हेट्रोजेनस ही होती है। ठीक है, और ऑब्वियसली जो कॉज होगी उसी के अकॉर्डिंगली क्लिनिकल जो फीचर्स हैं वो भी इस डिजीज के होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स का थायरोडाइटिस होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस, जिसका एक और नाम हाशिमोटोस डिजीज या हाशिमोटोस थायरोडाइटिस भी हम उसको कहते हैं। और ये बेसिकली सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है थायरोडाइटिस की। ठीक है, और गॉइटर की भी सबसे कॉमन फॉर्म है थायरोडाइटिस की, और गॉइटर की सबसे कॉमन कॉज है। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस होता है उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेशेंट्स हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं उनको लाइफ लॉन्ग लीवोथायरॉक्सिन का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, या फिर ये है कि लीवोथायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी उनको चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है दैट इज सब एक्यूट थायरोइडाइटिस। सब एक्यूट थायरोइडाइटिस को क्यूरवेंस थायरोइडाइटिस भी कहते हैं। और ये जनरली होता है जब हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है उसके बाद। ठीक है, और ज़्यादातर केसेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा पेनफुल थायरोइडाइटिस की फॉर्म नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये वाला जो थायरोइडाइटिस है, ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है, इट कैन लीड टू थायरोटॉक्सिकोसिस। यानी हमने ऊपर जो अभी डिस्कस किया ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस, वो हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ लेके जाते हैं। जो सब एक्यूट थायरोइडाइटिस है वो हाइपर थायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि इसके अंदर 10% तक ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए हम क्या कुछ करते हैं, ESR हम पेशेंट का ऑर्डर करते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि ये बेसिकली एक टेस्ट होता है ये देखने के लिए कि RBCs टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे कितनी जल्दी सेटल होते हैं। तो नॉर्मली जो हैं वो RBCs अच्छा खासा टाइम लगाते हैं सेटल होने के लिए। अगर बहुत जल्दी सेटल हो रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि ESR हमारा जो है वो गड़बड़ है। फिर सेकेंडली रेडियो न्यूक्लियाइड अपटेक स्कैन भी करते हैं, और उससे अगर हम ये देखते हैं कि जो अपटेक है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है या फिर बिल्कुल एब्सेंट है, तो हमारा जो डायग्नोसिस है वो सब एक्यूट थायरोइडाइटिस की है। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए हम नॉर्मली बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स मैंने पहले भी बताया था, वो वाली ड्रग्स होती हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। कुछ पेशेंट्स को NSAIDs भी चाहिए होते हैं। NSAIDs मतलब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी ये वो वाले ड्रग्स हैं जो पेन रिलीफ करते हैं या इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम कर रहे होते हैं। ऐसी ड्रग्स को कहा जाता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें ब्रूफन वगैरह जो हम कॉमनली या क्या इसका नाम है डिक्लोफेनेक हम ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है। फिर देन देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ थायरोइडाइटिस व्हिच इज कॉल्ड पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस। पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस जैसे बेबी डिलीवर होता है उसके 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर अंदर जनरली डेवलप होता है। और इसका जो पैटर्न ऑफ चेंजेस होता है थायराइड फंक्शन का, वो पहले थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, यानी पहले हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और फिर वो अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। यूथायरॉयडिज्म, यू जब भी हम किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ यूज करते हैं तो यू का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है,
जो ट्रीटमेंट है थायरोटॉक्सिकोसिस का वो सेम है सब एक्यूट थायरोडाइटिस के अंदर जो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, रेकरेंस का जो चांस है पोस्टमार्टम थायरोडाइटिस का नेक्स्ट प्रेगनेंसीज के अंदर वो काफी हाई होता है। यानी इसका मतलब है कि अगर 75% तक हाई होते हैं, यानी अगर आपको एक प्रेगनेंसी के अंदर एक प्रेगनेंसी के बाद 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको थायरोडाइटिस का प्रॉब्लम हुआ है पोस्टमार्टम, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 75% चांस है कि आपको दोबारा से वो प्रॉब्लम। और 50% से ज्यादा ऐसी वुमेन जिनको पोस्टमार्टम थायरोडाइटिस होता है उनको चांस होता है कि परमानेंटली उनको हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो डेवलप हो जाए। Then there is another type called acute suppurative thyroiditis. Acute suppurative thyroiditis क्या होता है? Basically ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, बहुत रेयर टाइप है ये, बहुत ज्यादा कॉमनली नहीं होता। जिस बैक्टीरिया की वजह से वो होता है उसका नाम है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। सो इस कंडीशन में हाई फीवर होता है, स्वेटिंग होती है, टेकिकार्डिया होता है, नेक पेन होती है, थायराइड फंक्शन जनरली नॉर्मल रहता है। ट्रीटमेंट के अंदर हम ज़ाहिर फीवर वगैरह के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, और पस आता है तो पस के लिए हम समटाइम्स हमें ड्रेनेज करते हैं। लास्ट जो टाइप है थायरोडाइटिस की, दैट इज इन्वेसिव फिब्रस थायरोडाइटिस, इसको रिडल्स थायरोडाइटिस भी कहते हैं। ये भी बहुत रेयर है, इसकी कॉज हमें नहीं पता, तो देयर इज नो नोन कॉज। इस कंडीशन के अंदर बेसिकली हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसका बहुत ज्यादा डेंस फिब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का भी और उसके साथ जो सपोर्टिंग टिश्यू है। फिब्रोसिस हम कहते हैं जो हमारा जब कनेक्टिव टिश्यू की बहुत ज्यादा थिकनिंग और स्कारिंग हो जाती है, और वो जनरली किसी इंजरी की वजह से होती है, इस प्रोसेस को हम फिब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, फिब्रोसिस जब हमारे कनेक्टिव टिश्यू की बहुत ज्यादा थिकनिंग और स्कारिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम फिब्रोसिस कहते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को ऑब्वियसली फिब्रोसिस की वजह से जो गॉइटर है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, फॉर्म के अंदर, अपीयरेंस के अंदर बहुत हार्ड होता है, और समटाइम्स ये थायराइड कैंसर की तरह लग रहा होता है फिजिशियंस जब इसको चेक करते हैं। तो ठीक है, सो इसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स। ठीक है, सिस्टेमिक जो टर्म है, स्टीरॉइड्स ऑब्वियसली क्लास ऑफ मेडिकेशंस। सिस्टेमिक जब हम टर्म यूज करते हैं तो सिस्टेमिक का मतलब ये होता है कि ऐसी ड्रग्स जो पूरे हमारे सिस्टम के ऊपर जाके एक्ट करें। ठीक है, स्टीरॉइड्स आपको पता है कि वो वाली क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो हमारी एक्चुअली कोर्टिसोल हार्मोन को रिजेंबल करती है, जो कोर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्टीरॉइड्स का बेसिकली काम ये होता है कि वो हमारी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड गॉइटर। generalized or localized swelling of thyroid gland is called goiter. ठीक है, generalized का मतलब है कि जो स्प्रेड हुआ हो, और लोकलाइज्ड का मतलब होता है जो एक जगह पे कन्फाइंड हो। ठीक है, सो दोनों केसेस के अंदर अगर स्वेलिंग होती है थायराइड ग्लैंड में तो हम उसको कहते हैं कि गॉइटर है हमें। ठीक है, ज्यादातर जो गॉइटर की फॉर्म्स होती हैं वो बेनाइन होती हैं, नहीं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होती। 10% तक आप कह सकते हो कि जो इसकी फॉर्म्स हैं वो मैलिग्नेंट हो सकती है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं जी इसके अंदर? क्लिनिकल फीचर्स टेबल 2.10 में समराइज किए हुए हैं। अच्छा जी, ज्यादातर जो अभी हम डिस्कस करते हैं, ज्यादातर जो गॉइटर्स हैं वो इंसीडियस उनकी ग्रोथ होती है। इंसीडियस ग्रोथ जब भी हम किसी चीज की कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो बहुत सटल तरीके से बड़े लंबे अरसे में ग्रेजुअली एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होती है। ठीक है, और इसी वजह से जनरली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स रहते हैं, इनको कोई खास साइन सिम्टम्स डेवलप नहीं होते।
ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट्स को हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म भी वो एज अ सिम्टम शो होता है, यानी जैसे टिपिकल सिम्टम्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे हाइपोथायरॉयडिज्म के भी और हाइपरथायरॉयडिज्म के भी, तो उनमें से कोई टिपिकल सिम्टम्स जो हैं वो इनको समटाइम्स पेशेंट्स को फील हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है इंटरेस्टिंगली कि ज़रूरी नहीं है कि ये बेसिकली इंटेंशनली जो है डायग्नोज किया जाए। समटाइम्स पेशेंट्स किसी और चीज के लिए अपना एक्सरे करवा रहे होते हैं, चेस्ट एक्सरे, और उसके अंदर रेट्रोस्टर्नल जो है ये गॉइटर डिटेक्ट हो जाता है। रेट्रोस्टर्नल का मतलब होता है बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, रेट्रोस्टर्नल बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली ये है कि अगर पेशेंट का गॉइटर बहुत बड़ा है तो वो फिर जाहिर जनरली इजीली डायग्नोज होता है या वो इजीली डिटेक्टेबल होता है। और उसके अंदर फिर ये भी होता है अगर गॉइटर बहुत बड़ा हो जाए तो पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। यानी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स का मतलब है कि जाहिर नेक के इस पोर्शन के अंदर गॉइटर बड़ा होता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स का मतलब है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, चोकिंग सेंसेशन, ऐसे लगेगा जैसे यहाँ से कोई गला दबा रहा है, उसको फूड स्वेलो करने में अपना मुश्किल हो सकती है। ये बहुत कॉमन होता है। फिर स्ट्राइडर फील होता है उसको। स्ट्राइडर एक ऐसा हाई पिच्ड साउंड होता है, वीजिंग साउंड जो होता है जब हमारा एयर फ्लो डिस्टरप्टेड होता है। मतलब जैसे हम बहुत ठंड में समटाइम या बहुत मुश्किल से जब हमारी आवाज निकल रही होती है, जिसमें सीसी वाला साउंड भी होता है और बड़ी ऐसे हमारी हल्का सा इको भी प्रोड्यूस हो रहा होता है साउंड के अंदर, क्लियर साउंड हमें नहीं आ रही होती, वो स्ट्राइडर हम उसको कहते हैं कंडीशन। ठीक है जी। अच्छा, और इसी तरह से जनाब, जब अगर हम पेशेंट को कहते हैं अपनी दोनों बाजुएं उठाने के लिए तो उसको फेशियल फ्लशिंग भी शुरू हो जाती है। फ्लशिंग मतलब वो सारी की सारी जो ब्लड है वो उसका फेस की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो थोरेसिक इनलेट के अंदर वास्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी कंप्रेशन हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि थायराइड कैंसर भी क्वार्टर के साथ प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है वो है एक तो फैमिली हिस्ट्री थायराइड कैंसर की, या कोई और सिंड्रोम एसोसिएटेड विद थायराइड कैंसर, फिर एक्सपोजर टू रेडिएशन, हिस्ट्री ऑफ नेक रेडियोथेरेपी, या फिर समटाइम्स हाँ ये भी बड़ा कॉमन होता है कि जो लोग न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर काम करते हैं, दे आर ऑल्सो एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ getting all these problems associated with various endocrine glands। ठीक है, तो वो भी हमें हिस्ट्री में देखना होगा। अच्छा जी, फिर इसके अलावा ये है कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज, यानी या तो बहुत ही ओल्ड एज का है पेशेंट या बहुत ही छोटा बच्चा है। फिर ग्वाइटर हमें देखना होता है, अगर ग्वाइटर साइज में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, फिर ग्वाइटर की अगर फॉर्म बहुत ही ज्यादा हार्ड है, फिर जनाब इसी तरह से लिम्फेडिनोपैथी है। लिम्फेडिनोपैथी हम कहते हैं एक ऐसी कंडीशन को जिसके अंदर हमारे लिम्फ नोड्स की कोई डिजीज डेवलप होती है, और लिम्फ नोड्स हमारे या तो साइज में या कंसिस्टेंसी में एबनॉर्मल हो। ठीक है। और इसके अलावा हॉर्सनेस और वॉइस होती है। हॉर्सनेस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। अच्छा, जो डायग्नोस्टिक अप्रोच हम क्या करते हैं, 3 मेजर एम्स होते हैं डायग्नोस्टिक वर्कअप के जो क्वार्टर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। अगर तो हमने देखना होता है कि ग्वाइटर जो है वो एबनॉर्मल थायराइड हार्मोन लेवल्स के साथ है, या ग्वाइटर जो है वो ट्रैकिया को क्लिनिकली सिग्निफिकेंटली कंप्रेस कर रहा है, यानी जो हमारा वेंट पाइप है उसको, और उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, चोकिंग हो रही है। और फिर तीसरे नंबर पे ये कि अगर ग्वाइटर हमारा मेलिग्नेंट, ठीक है, तो ये हमारे तीनों रेड फ्लैग्स होते हैं। इस पे फिर हमें
इमीडिएटली काम करने की जरूरत होती है। इन्वेस्टिगेशंस में वही TSH T4 T3 लेवल्स के साथ और अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन भी थायराइड का हम बेसिकली करते हैं। थायराइड एंटीबॉडीज भी समटाइम्स हम कर रहे होते हैं। थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज उन लोगों के अंदर पॉजिटिव आता है जिनका हाइपोथायरॉइड होता है और थायराइड फंक्शन नॉर्मल होता है, और TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज उन लोग का आता है जिनका हाइपर थायरॉइड होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं एंटीबॉडीज का। फिर इसी तरह से एक ऐसा गॉइटर जो थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ एसोसिएटेड हो, उसके लिए हम रेडियो न्यूक्लियाइड अपटेक स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हमें एग्जैक्ट कॉज भी पता चल जाएगी। थायराइड अल्ट्रासाउंड भी चाहिए होता है हमें, और उससे बेसिकली थायराइड अल्ट्रासाउंड से हमें फायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि थायराइड जो है हमारा या तो वो डिफ्यूज्ड है या तो वो फिर नॉड्यूलर है। ठीक है, सो डिफ्यूज और नॉड्यूलर भी ऑब्वियसली मैटर कर रहा होता है, क्योंकि अगर तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज के डिफ्यूज है या नॉड्यूलर है, उसका फिर ट्रीटमेंट भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूज का मतलब होता है जो स्प्रेड होना एक बड़े एरिया के ऊपर, नॉड्यूलर जिसके अंदर नॉड्यूल। ठीक है, अच्छा जी, फिर हाँ, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये एक और हमारा स्कैन होता है जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर, और इसके अंदर बेसिकली ये एक बायोप्सी का एक फॉर्म है। बायोप्सी टिश्यू की एग्जामिनेशन होती है बेसिकली, और इसके अंदर हम फिर टिश्यू को एग्जामिन करते हैं कि जी टू नो द एग्जैक्ट डायग्नोसिस और उसका कॉज जो है वो क्या है। अच्छा, फिर इसी तरह से अगर इसके अंदर हमें कोई ऑब्स्ट्रक्टिव साइंस नजर आते हैं तो फिर हम फर्दर टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर फ्लो वॉल्यूम लूप होता है हमारे पास। फ्लो वॉल्यूम लूप हम कहते हैं, अगेन ये एक प्लॉट होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फ्लो किस तरह से है। ठीक है, यानी हम बेसिकली रेस्पिरेटरी जो बिहेवियर है वो देख रहे होते हैं कि चोकिंग या जो ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन है वो किस हद तक सीवियर है। फिर इसी तरह से CT स्कैन भी हम करते हैं ट्रैकिया का, यानी वेंट पाइप किस हद तक उसकी कॉम्प्रेशन है, किस हद तक उसको अफेक्ट होने के चांसेस। तो सारे टेस्ट हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के पेशेंट की कंडीशन किस तरफ हमें लेके जाए। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर अगर तो हम सर्जरी की अगर हम बात करें तो यू थायराइड गॉइटर अगर है, यानी थायराइड फंक्शन नॉर्मल है, तो फिर हमें सर्जरी कब हम करते हैं, अगर मैलिग्नेंसी हमें कंफर्म हो जाए। फिर ये है कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा साइन सिम्टम्स हों ट्रैक्यूल ऑब्स्ट्रक्शन के, यानी सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, या फिर अगर हम ये देखें, ये नोटिस करें कि गॉइटर का जो साइज़ है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, या फिर समटाइम्स ये भी होता है कि पेशेंट्स खुद आके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो गॉइटर है वो विजुअली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया है, यानी वो इतना बढ़ जाता है यहाँ पे नेक एरिया पे कि वो देखने में बहुत अजीब सा लगता है। तो देन दे आल्सो रिक्वेस्ट कि जी हमारा वी वांट सर्जरी टू बी डन। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें, क्वाइटर एसिड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर ये ऑब्वियसली एयरवेज को इफेक्ट करना शुरू कर दे तो जाहिर है हमें इसको रिमूव करने की जरूरत होती है, उसके बगैर गुजारा नहीं। ठीक है, हाँ, ये बात है कि अगर तो कैंसर हो विद इन द थायराइड तो फिर ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, और वहां पे भी हमें इसको रिमूव करना। ओके जी, नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज थायराइड नोड्यूल।
थायराइड नोड्यूल क्या होता है? बेसिकली इट्स अ लोकलाइज्ड एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ थायराइड सेल्स, जो एक लंप सा फॉर्म हो जाता है, काफी कॉमन होते हैं। तकरीबन 5% जो लोग हैं उनके अंदर सजेस्ट किया जाता है कि हर उन 5% लोगों को कोई एक नोड्यूल, थायराइड नोड्यूल जरूर हो, ठीक है। वुमेन में और एल्डरली में 60 प्लस के जो लोग हैं उनमें खासतौर पे बहुत कम है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? जो थायराइड नोड्यूल है वो अगेन ज़्यादातर इंसिडेंटली ही डिस्कवर होता है एमआरआई के थ्रू। फॉर एग्जांपल ठीक है, स्पाइन का अगर आप एमआरआई करवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंसिडेंटली समटाइम्स डिस्कवर हो जाएगा। आपका कोई और प्रॉब्लम है बैक में, मे बी बैक एक है आपको सिवियर, आप कुछ और करने गए हैं लेकिन आपको जो है वो इंसिडेंटली ये डिस्कवर हो गया। फिर पेट के थ्रू भी होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स यूज करते हैं और एक स्पेशल कैमरा के थ्रू हम एक पर्टिकुलर ऑर्गन को इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि उसके टिश्यू किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं थायराइड नोड्यूल्स के वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अच्छा, ये भी बहुत कॉमन होता है कि थायराइड नोड्यूल को कॉमनली कंफ्यूज कर देते हैं नेक स्वेलिंग के साथ। जैसे लिम्फेडिनोपैथी अभी हमने डिस्कस किया था, तो लिम्फेडिनोपैथी होगी तो उसमें भी सारे नेक स्वेलिंग तो होगी, या समटाइम्स थायरोग्लॉसल सिस्ट के साथ भी हम करते हैं, ठीक है। थायरोग्लॉसल सिस्ट क्या होती है? मतलब इरेगुलर लंप होता है नेक के अंदर, ठीक है, जो अगेन जब थायराइड ग्लैंड की फॉर्मेशन होती है तो उससे जो लेफ्ट ओवर कुछ सेल्स या टिश्यूज होते हैं उनसे वो बन जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, 5% जो थायराइड नोड्यूल्स होते हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं। और समटाइम्स ये भी होता है कि थायराइड नोड्यूल खुद से थायराइड को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, यानी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है। अगेन फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी हम कर सकते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट भी किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें हाइपरथायराइडिज्म आता है तो फिर हम रेडियो न्यूक्लियाइड अपटेक स्कैन भी कर सकते हैं, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा डायग्नोसिस। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट के अंदर ये है कि बेसिकली अगर तो बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स हैं तो उनका इनिशियली कोई हमें ऐसे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता। अगर तो मैलिग्नेंट हैं या थोड़ा सस्पिशियस किस्म के थायराइड नोड्यूल्स हैं तो फिर उनके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। रेडियो आयोडीन भी हम यूज कर सकते हैं बिनाइन थायराइड नोड्यूल के लिए, ठीक है। लेकिन रेडियो आयोडीन के भी अगेन अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो समटाइम्स जनरली फिजिशियंस यही कहते हैं कि अगर बिनाइन है तो फिर उसके लिए आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मैलिग्नेंट के लिए फिर हम सर्जरी करते हैं, ठीक है जी। सो ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जनाब थायराइड कैंसर। चलो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। हम 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर थायराइड कैंसर को डिस्कस, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज।